Recording. Okay. So you see, the whole inner surface will be at the positive potential and the whole outer surface will be at the negative potential. Is that clear? How it will be at negative potential? It is like this. The negative terminal of the battery is connected to the outer side of the cell. This is clear ना? तो अब देखो होगा क्या कि करंट का फ्लो, सबसे पहले आप देखेंगे करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा. यहाँ पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, सो दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स. और मैंने आपसे थोड़ी देर पहले व्हाट आई हैड टोल्ड यू, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज रेडियली आउटवर्ड्स, तो मैंने एक चीज बताई थी आपसे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सो हियर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज व्हाट, जिस लेंथ के थ्रू करंट पास होगी. तो जिस लेंथ के थ्रू करंट पास हो रही है, दैट लेंथ इज व्हाट बी माइनस ए. इस लेंथ के थ्रू, है ना, इस लेंथ के थ्रू करंट पास हो रही है, दैट इज व्हाट बी माइनस ए. बट यहाँ पे जो बात है कि area of cross section, the area of cross section which is available for the flow of current, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्लो ऑफ करंट के लिए अवेलेबल है, दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज व्हाट, इट्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. आप देखें सबसे अंदर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 4 पाई ए स्क्वायर. हियर इन द 2D फिगर इट लुक्स टू यू लाइक ए रिंग, बड़ी रिंग नहीं है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है. इसका चारों ओर से जो सरफेस एरिया अवेलेबल है, दैट सरफेस एरिया इज व्हाट 4 पाई ए स्क्वायर. And gradually what happens, gradually वो जो सरफेस एरिया है इंक्रीज होके आउटसाइड उसमें क्या हो गया, इट बिकम्स 4 पाई बी स्क्वायर, है ना, इट बिकम्स 4 पाई बी स्क्वायर. सो यू सी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की एक कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं. सो व्हाट वी डू, हम इस कंडक्टर के एक छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकालते हैं, है ना. दैट स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस कंडक्टर इज व्हाट, इट्स ए thin spherical shell of radius x and of thickness dx. ठीक है, ये जो spherical shell है इसकी thickness क्या है, dx है. ये सेल, you understand this, this is the thickness dx, इसकी thickness होगी dx और जो इसकी रेडियस है दैट इज व्हाट x. आप समझ गए ना. सो इस थिन स्फेरिकल सेल का जो रेजिस्टेंस होगा dr, दैट विल बी रो, मेटल की रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ l. इस स्फेरिकल थिकनेस की जो स्फेरिकल थिकनेस है, मतलब थिन स्फेरिकल शेल की थिकनेस, वो क्या है dx, वही लेंथ l होगी जिसके थ्रू करंट पास होगी. जब आप केवल इस स्फेरिकल शेल को लोगे तो करंट पास होगी वो dx लेंथ से पास होगी बाहर की ओर. सो लेंथ l becomes what dx. In area of cross section of this spherical shell is what it is 4 pi x square. कितना है 4 pi x square. Hope you understand this. कितना है, इट इज 4 pi x square, है ना. तो अब आप देखो कि इसे इंटीग्रेट कर दोगे फ्रॉम व्हाट a टू b. x की मिनिमम वैल्यू इज व्हाट a और जो x की मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज व्हाट b. सो यू इंटीग्रेट इट फ्रॉम a टू b, सो दैट बिकम्स रेजिस्टेंस r इसका आ जाएगा, रो कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी minus of 1 by x. So I write it 1 by x, or minus sign I don't write here, rather I change the limits, I change it from b to a. मैंने minus sign लिया, it was minus 1 by x. So what I do, I change the limits, it's not from a to b, becomes from what, b to a. So the resistance R becomes 1 upon rho upon 4 pi into what, 1 upon a minus 1 upon b. That becomes the resistance. It is what, 1 upon a minus of 1 upon b, that becomes the resistance R. Is that clear? This is clear. So this is one example of radial flow of current. But a radial flow of current is not in the CBSE board syllabus,
इज नॉट इन द बोर्ड सिलेबस, बट जेई में, नीट में, दोनों में सिलेबस में है. Still have to do it. And I give you one more example of the radial flow of current. तो मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ रेडियल फ्लो ऑफ करंट का. इट इज द सिलिंड्रिकल शेल. आपकी बार जो शेल है दैट इज व्हाट सिलिंड्रिकल शेल. इस सिलिंड्रिकल शेल में द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज L, inner radius is A, and the outer radius is B. Outer radius is what? It's B. So you see, when I say that inner radius is A, that means the spherical part of the inner part of radius A is what? It's hollow. जो inner part of up to radius A is what? It's hollow. तो material यहाँ पे है. This is the place where material is. है ना? A radius तक का पार्ट क्या है? hollow. अब यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोड्स कहाँ पे लगेंगे? जैसे आपने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, कहाँ से? पॉजिटिव आपने इसमें वही एक होल किया, उस होल से इस कनेक्टिंग वायर को अंदर के सरफेस से कनेक्ट कर दिया, और नेगेटिव टर्मिनल को आपने कनेक्ट कहां से किया? बाहर से कनेक्ट किया. सो अंदर का जो पूरा सिलिंड्रिकल सरफेस है उसका पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया, और बाहर के पूरे सरफेस का पोटेंशियल क्या आ गया? इट बिकम्स नेगेटिव. तो अब करंट फ्लो किस ओर होगा? फ्रॉम द इनर सरफेस टुवर्ड्स द आउटर सरफेस. अंदर के सरफेस से करंट बाहर की ओर फ्लो करेगा. जब बाहर की ओर फ्लो करेगा तो यहाँ पे भी क्या है? जिस लेंथ के थ्रू करंट पास होगा वो लेंथ तो आपको समझ में आ रही होगी. दैट लेंथ विल बी व्हाट? b माइनस ए. है ना? जिस लेंथ के थ्रू करंट ट्रेवल करके बाहर की ओर जाएगा दैट इज व्हाट? p माइनस ए. बट आप जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू पास करेगा करंट, सबसे अंदर दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाउ मच? 2 पाई एल ए. जो सरफेस एरिया होता है ना सिलेंडर का, दैट इज व्हाट? 2 पाई आर एच. सो आर फॉर द इनर पार्ट बिकम्स ए and length becomes L, so that is what 2 pi a L. और ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करता है एज वी मूव आउट, और सबसे बाहर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज व्हाट? 2 पाई बी एल. तो सबसे बाहर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज हाउ मच? इट इज 2 पाई बी एल. सो यू सी, तो आप देखेंगे कि जो है अब यहाँ पे मुझे जो छोटा सा एलिमेंट है यहाँ पे, the small element will be what? It will be a thin cylindrical shell. Thin cylindrical shell. So that thin cylindrical shell will be this. See, हम लेते हैं यहाँ पे, we take the shell of radius x. x radius की this shell of thickness dx. It is this. Thickness is what? dx. And radius is what? It is this radius x. अब इस thin cylindrical shell का जो thermal resistance होगा, that thermal resistance will be dr equals to, मैं इस पार्ट को रफ कर रहा हूँ यहाँ so that I can write properly. This dr will be equal to rho, resistivity of the material is what? Rho, length L. So through what length current has to pass? Through the dx length. You know, because this is the thin spherical thin cylindrical shell. So through this shell the current has to pass out. So that is what? dx. An area of cross section at this surface is that is available is 2 pi. It is 2 pi xl. This is what? 2 pi xl. Now we'll integrate it from a to b. That will be the total resistance R. So आपको total resistance R का ये एक्सप्रेशन होपफुली ठीक से दिखाई दे रहा होगा. नहीं दिखाई देगा तो आप मुझे बताना, so that कि मैं फिर इसे रब करके दोबारा से लिखूंगा. So this becomes rho upon 2 pi, तो constant हो गया है ना. This rho upon 2 pi is what? Rho upon 2 pi is constant. Yeah.
हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? हेलो. Yes. If someone is saying something, if someone want to say something. सर सर वो Yeah. बोर्ड और कैमरे के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सर एक तो सीधा भी नहीं है तो टिल्टेड दिख रहा है थोड़ा। Okay, I try to rearrange. मैं थोड़ा सा rearrange करता हूँ. Just a moment. Let me see what can be done. Is it better now? Hmm? क्यों? यस सर। Hmm? यस सर। अब anyway, आज ऐसे ही कर लो. ठीक है. मैं ट्राई करूंगा जैसे हर एक क्वेश्चन में बहुत फिगर नहीं है. I'll try to do what? I'll make the figure first. So I'll explain the figure. Then I'll rub the figure. और जो एक्सप्रेशन है I'll write at the middle of the board. ठीक है ना. तो अभी आप देखो रो अपॉन 2 पाई और नीचे एल भी है. एल इज ए कांस्टेंट, वो भी इंटीग्रेशन के बाहर लिया. और अंदर इंटीग्रेशन में क्या आ गया? dx अपॉन एक्स. ये इंटीग्रेशन में हो. आपने dx ओवर x को इंटीग्रेट किया फ्रॉम a टू b. सो दैट बिकम्स r इक्वल्स टू रो 2 पाई l. Integration of 1 by dx over x will be 1 by, this will be ln x. So that will become ln b over a. ठीक है ना. This becomes the resistance of the this cylindrical shell. तो इन दोनों केसेस में क्या था? इन दोनों केसेस में जो फ्लो इलेक्ट्रिसिटी का था दैट वाज रेडियली आउटवर्ड्स. रेडियली आउटवर्ड्स मींस व्हाट? यहाँ पे सिलेंडर की रेडियस के अलोंग, और उसके प्रीवियस केस में दैट वाज अलोंग द रेडियस ऑफ द जो स्फीयर था, स्फेरिकल शेल था, इट वाज अलोंग द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल. ठीक है ना. दैट वाज अलोंग द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल. अब मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दे रहा हूं. यहाँ पे रेडियल फ्लो नहीं है. यहाँ पे रेडियल फ्लो नहीं है. यहाँ पे फ्लो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा कि आपके इसमें जिसमें कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूरी लेंथ के क्रॉस सेम होता है. तो जब पूरी लेंथ के क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो, बट है इसी का, दिस इज स्फेरिकल शेल जिसकी की लेंथ इज एल और इनर रेडियस इज ए, आउटर रेडियस इज बी. मेटेरियल यहां पे ही है. मींस इनर पार्ट ऑफ रेडियस ए इज व्हाट कॉल्ड, जो ए रेडियस का इनर पार्ट है दैट इज व्हाट कॉल्ड. ठीक है. अब अभी यहाँ पे करंट का फ्लो किस ओर है? एक पॉजिटिव आपने टर्मिनल यहां लगा दिया, नेगेटिव टर्मिनल यू हैव कनेक्टेड टू दिस पॉइंट. सो फ्लो ऑफ करंट विल बी व्हाट अलोंग दिस लेंथ. इस लेंथ के अलोंग फ्लो ऑफ करंट है ना. तो जब करंट का फ्लो इस लेंथ के अलोंग होगा तो किसी भी प्लेस पे सबसे पहले जिस लेंथ के थ्रू करंट पास होगा दैट इज व्हाट एल. और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अवेलेबल है, दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज अवेलेबल सेम थ्रू आउट. पूरे में सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज अवेलेबल. एंड हाउ मच इज दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन?
that area of cross section is, it's pi b square minus a square. It is this area of cross section that is available, और ये पूरे लेंथ में इतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अवेलेबल. तो ये जो रेजिस्टेंस आर रहेगा दैट विल बी व्हाट रो एल अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, दिस एग्जांपल इज इन द सीबीएसई बोर्ड सिलेबस आल्सो. ये एग्जांपल बोर्ड सिलेबस में है. इसके पहले जो रेडियल फ्लो वाला था दैट वाज नॉट इन द बोर्ड सिलेबस एग्जाम. ठीक है, वो बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में वाला पार्ट नहीं था. नाउ यू सी. अब मैं आपको पहले जो मुझे डेरिवेशन कराना है, मैं एक बार पहले उस डेरिवेशन का जो पूरा फिगर है और पैरामीटर्स हैं, मैं पहले आपको वो बताता हूँ. डेरिवेशन बेसिकली है इस चीज का कि प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम द फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. दिस डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम एज वेल एज what the result comes, how the result comes, that is very important for the competitions also. ठीक है. So you'll see, जो फिगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं एक कंडक्टर लेता हूँ. So this conductor is a solid cylinder. इस solid cylinder की लेंथ है L. आप अपने नोटबुक में बना लेंगे. its length is what L, तो कि मैं अभी इसे रब कर दूंगा. Length is L. its area of cross section is A, and ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है दैट इज ए. आप समझ गए ना इसे. और इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज व्हाट एन. सो इसकी लेंथ है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज एन, है ना. और इसका एक एन आपने यहां से कनेक्ट किया पॉजिटिव, एक एन यहां से कनेक्ट किया नेगेटिव. सो फ्लो ऑफ करंट विल टेक प्लेस अलोंग दिस डायरेक्शन. जिस ओर मैंने एरो बनाया उस ओर करंट का फ्लो. सो यू विल मेक दिस फिगर सेपरेटली. ये फिगर आप बना लो. अच्छा, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाला पार्ट. ये मैंने लिखा है, मैं ट्राई करता हूं कि दिस बिकम्स मोर फोकस्ड. दिस द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, दिस व्हाट इट इज द number of free electrons per unit volume, right? Just hold, I try to put it on some other table so that आपके लिए जो है ना कि वो ठीक से दिखाई दे. Just a moment. तब तक आप ये वाला फिगर बनाओ. So I make that. ओके, मैं साइड में करके ऐसे करूँ. अच्छा, वो हाँ बोल. If there's some table, or can this table be kept on the chair and I sit here? You sit on the chair. कॉफी टेबल ला रही हूँ. ये बुक हाँ ला रही. So students, just wait for a moment. Till then we do some theoretical work. ठीक है ना. Let me tell you how to calculate the number of free electrons per unit volume. This question is also a very good question for the competitions. You see, in what way the number of free electrons per unit volume can be calculated. You'll see that. Actually, इसकी focus but this is not clearly. एक बार वीडियो अच्छा.
डिस्टेंस ज़्यादा है doesn't पूछो अब दिख रहा है मुझे बिकॉज इसमें खुद से नहीं पेन की ये हाँ वैसा प्रॉब्लम do we have some more in या लैंप ऑन कर ये दो, लैंप switch उस कर पे दो। करना ये लैंप उस पे फोकस करना और वो स्विच साइड में है उसका Yeah. वो वाला उधर उधर पीछे नीचे देखो उधर बेड के पीछे साइड उधर उधर पीछे एक स्विच से अच्छा अब तो बिल्कुल है थोड़ा नो दूर सर ब्राइटनेस कैसे दिख नहीं रहा एक थोड़ा दूर करो इधर से थोड़ा नहीं अभी नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा सर ब्लैक से अच्छा जस्ट अ मोमेंट हो सकता है कि मैं ब्लैक में मार्कर यूज करूंगा तो ब्लैक मार्कर से दिखेगा तो तब तक मैं बता रहा हूँ आपको कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हाउ विल यू कैलकुलेट यू विल सी सपोज वी हैव कॉपर and you know atomic mass of the copper is what 63.5 and density of the copper is also given जो copper की density है that is also given और फिर भी काफी ठीक है तो कॉपर के यूनिट वॉल्यूम का मास कितना हो गया रो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी है ना इट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी तो जो कॉपर के यूनिट वॉल्यूम का मास है दैट बिकम्स व्हाट इट बिकम्स रो ये फिगर तो होपफुली आपका बन ही गया होगा सो लेट मी चेक इट ये थोड़ा टाइम लगेगा जब इसको लिटा दो वर्टिकली कर दो और निप डाउन सो जब डेंसिटी रो है तो दैट मीन्स कि द मास ऑफ द यूनिट वॉल्यूम इज व्हाट रो आप ये कैलकुलेट कर लेंगे कि जो यूनिट वॉल्यूम है यूनिट वॉल्यूम का मास तो हो गया रो है ना तो रो मास में कॉपर के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे जैसे मानो सपोज मैंने एमके सिस्टम में सब कुछ किया तो दैट बिकम्स व्हाट रो केजी पर मीटर क्यूब दिस बिकम्स व्हाट रो केजी पर मीटर क्यूब सो आई कन्वर्ट दैट इनटू व्हाट ग्राम्स and जैसे ग्राम्स में कन्वर्ट किया दैट बिकम्स रो इनटू 1000 रो इनटू 1000 केजी पर मीटर क्यूब सो अब जो रो इनटू 1000 केजी ये हो गया ग्राम्स पर मीटर क्यूब ग्राम्स पर मीटर क्यूब है ना वो ये डेंसिटी थी तो एक तरीके से मैं पर मीटर क्यूब नहीं लिख रहा हूं दिस इज द मास ऑफ द रो इनटू आई एम सॉरी रो इनटू 1000 रो इनटू 1000 grams is the mass of 1 meter cube of copper because this is in grams मैं से डिवाइड करता हूँ कॉपर के एटॉमिक मास से दिस बिकम्स व्हाट नंबर ऑफ मोल्स आई थिंक अभी आपको ठीक से दिखाई दे रहा है क्यों स्टूडेंट्स Yes, sir. Yes. दिस विजिबल नाउ सो नाउ सी so this becomes the rho into 1000 becomes the mass of the 1 meter cube of the copper in grams you divided it from the atomic mass 63.5 so that becomes what number of moles now you know that 1 mole contains 6.23 into 10 to the power 23 6.02 into 10 to the power 23 atoms तो जो 1 मीटर क्यूब कॉपर है in 1 meter cube copper so many atoms of the copper are there this is a Avogadro number
तो 6.0 कुछ ना हो कुछ और हो तो वो आप देख सकते हैं कर सकते हैं. सो दिस व्हाट मैंने n नॉट से मल्टीप्लाई किया and I got that this is the number of copper atoms in 1 meter cube. That means कि यूनिट वॉल्यूम में कॉपर के नंबर ऑफ एटम्स. अब कॉपर के एक एटम में हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2. मैं 2 लेकर के चल रहा हूं. इन वन एटम देयर आर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस बिकम्स द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना. दिस आर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. सो दिस इज व्हाट n. तो आपको n कैलकुलेट करना पता लग गया कि n कैलकुलेट कैसे करो. ठीक है, अब आप देखेंगे. सो मैंने जो भी इसके पहले फिगर बनाया था, इन दैट फिगर आई हैड टेकन ए कंडक्टर जिसकी लेंथ थी l, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाज a. सॉलिड कंडक्टर था, सॉलिड सिलेंडर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाज a, लेंथ वाज l, एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वाज व्हाट? इट वाज n. तो इस तरीके से इसे कनेक्ट किया गया था. बैटरी का पॉजिटिव एक एंड में, नेगेटिव वाज एट द अदर एंड. सो फ्लो ऑफ करंट विल टेक प्लेस लाइक दिस. इस तरीके से यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट, है ना. और मैं जो आर्टिकल बताने जा रहा हूँ दैट इज व्हाट इट इज द डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम द फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. आप नोट कर सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम द फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. मतलब इस डेरिवेशन में हम ओम्स लॉ के कंक्लूजन पे पहुंचेंगे बाय डूइंग व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट में इसके पहले हमने जो किया है, इलेक्ट्रिक करंट में इसके पहले जो भी किया था उसमें देखो हमने बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक करंट वाले कॉन्सेप्ट्स यूज नहीं किए थे. मैंने कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज नहीं किया था वहां पे, है ना. हमने उसमें केवल सीधे क्या किया था कि इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन का कितना एक्सेलरेशन होगा, और उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन की क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी. सो वन ऑफ द रिजल्ट दैट वी गॉट इन द लास्ट क्लास वाज, वो था current I equals to NEABD. Do you remember? That was the relation between the drift velocity and the current. और इस रिजल्ट में वी हैव नॉट यूज्ड एनी इंफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर. हमने बिल्कुल जनरल उससे क्या था कि इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो इतना चार्ज फ्लो करेगा, तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, दैट वाज जनरल डिस्कशन. कोई लॉ यूज नहीं किया था. एंड वी हैड आल्सो डिराइव्ड द एक्सप्रेशन फॉर द drift velocity VD, that was small e into capital E upon mass m into what tau? Small e into capital E upon mass m into what tau? So see, from here we get that current I becomes N E A. In place of VD we can write small e into capital E upon mass m into what tau? Is that clear? So ये आपका करंट का एक्सप्रेशन आ गया. नाउ सी वी नो द फैक्ट, ये भी फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है कि अगर इस कंडक्टर के क्रॉस ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों इसकी लेंथ है एल, इसके क्रॉस वोल्टेज वी अप्लाई किया आपने, द पोटेंशियल डिफरेंस दैट हैज बीन अप्लाइड इज व्हाट बी, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी बी अपॉन एल. दिस यू नो, दिस द रिजल्ट ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिजल्ट है. ठीक है ना. तो जो भी बच्चे लिंक को वॉच कर रहे हैं वो मुझे बीच बीच में कोई बच्चा बोलता रहेगा कि यस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, सो Yes, दैट sir. ठीक है ना. सो ई Yes, इक्वल्स sir. या सिंस व्हाट ई इक्वल्स टू वी बाई एल, यू नो दिस. मैं यहाँ पे जो इस एक्सप्रेशन में ई की वैल्यू है, आई कीप व्हाट वी बाई एल. सो दिस बिकम्स, ये हो गया आपका एन ई स्क्वायर इंटू ए, एन ई स्क्वायर, है ना, इंटू ए अपॉन मास एम इंटू टाउ इंटू व्हाट, ई की जगह आ गया एल ओवर वी ओवर एल. ई की जगह क्या आ गया? वी ओवर एल, है ना. द टारगेट इज व्हाट? टारगेट इज टू प्रूव द ओम्स लॉ. हमें ओम्स लॉ प्रूव करना है. दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट V इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? I. दिस वाज द करंट I, ये करंट I है. ठीक है. सो अब आप देखेंगे फ्रॉम हियर वी गेट दैट V इक्वल्स टू
इस एक्सप्रेशन को मैं जिस ऑर्डर में लिखूंगा आप उसी ऑर्डर में लिखेंगे, रैंडमली नहीं लिखोगे। इट इज m अपॉन n e स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन टाउ इंटू l ओवर a इंटू l ओवर a। इज दैट क्लियर? तो v यहां है, दिस इज करंट I, ये एक ब्रैकेट में, एक बड़ी ब्रैकेट में आप इसे कर देखो, फिर से बताता हूं। v को व्हाट, ये करंट I है, I हो गया, m इंटू एल न्यूमेरेटर में जाएगा, इसके साथ m इंटू एल न्यूमेरेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, एन ई स्क्वेयर ए और टाउ डिनोमिनेटर में जाएगा। बट हाउ यू हैव टू राइट इट, द सीक्वेंस ऑफ राइटिंग शुड बी लाइक दिस, सी दिस विल बी इन ए स्मॉल ब्रैकेट, ये एक छोटे ब्रैकेट में होगा, इनटू व्हाट, एल ओवर ए। इज दैट क्लियर? समझ गए ना? अब आप देखो, यस सर। अब जो है ना कि ये देखो यहाँ पे आपने जो ओम्स लॉ किया उसमें आपने बोला था वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट आई, मतलब कंडक्टर के क्रॉस जितना ज्यादा वोल्टेज लगाओगे उतना ज्यादा करंट होगा if physical conditions remain the same. Physical conditions में mainly that was what, temperature and the pressure, and that was for a given conductor. So for a given conductor means उस conductor की length constant होगी, area of cross section constant होगा, because you have kept the temperature constant. So as the temperature is constant, the length and area of cross section will be what? It will be constant, है ना? तो ये क्या होंगे? Constant होंगे। Mass m is the mass of the electron. Electronic mass is the universal constant. Number of free electrons per unit volume for that conductor is what? It's a constant. आप जब वोल्टेज V इंक्रीज करते हो, करंट I इंक्रीज करता है, तो आप कंडक्टर थोड़ी चेंज करते हो, कीप द सेम कंडक्टर, है ना? सो उसका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज व्हाट? दैट इज अ कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E square, electronic charge is a constant, and at a given temperature relaxation time is constant. I tell you detail about how at a constant temperature relaxation time tau is constant. ठीक है, अब अगर अभी फॉर द टाइम ये मानो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टाउ कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर है दैट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स कांस्टेंट। सो दैट मींस दिस इज व्हाट इट इज अ प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, V is proportional to I, provided the pressure and the temperatures are constant, then the term inside the big bracket will be what? This will be constant. ये term constant होगा। अब जो constant term है, we had defined that constant term as what? Resistance. That was defined as the resistance of the conductor. So you see, resistance R की जगह क्या आ गया? R becomes m by n e square into 1 upon tau into what? L over A. So यहां से आपका रेजिस्टेंस वाला एक्सप्रेशन भी क्लियर हो गया कि R is proportional to L and R is also proportional to 1 upon A for a given conductor. गिवन कंडक्टर से मेरा मतलब कि आप कंडक्टर के नेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं। आपने अगर कॉपर लिया है तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपर, अगर हमने सिल्वर लिया सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी टॉकिंग अबाउट सिल्वर। सो अगर आपका कंडक्टर फिक्स है तो उसकी लेंथ L, मतलब मटेरियल फिक्स है, तो जो रेजिस्टेंस होगा व्हेन यू इंक्रीज द लेंथ इट विल इंक्रीज, व्हेन यू इंक्रीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट विल डिक्रीज। अब जो ये टर्म छोटे ब्रैकेट के अंदर आया, द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट बिकम्स व्हाट? द टर्म इनसाइड द स्मॉल ब्रैकेट बिकम्स रो रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू m by n e स्क्वायर into 1 upon टाउ। तो आपको यहां से क्लियर हो जाएगा कि रेजिस्टिविटी मैंने बोला था आपसे क्या? नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है एंड टेम्परेचर। तो यू सी हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज किसी भी मटेरियल के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक मास इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज आल्सो कांस्टेंट। ये दोनों चीजें कांस्टेंट हैं, है ना? ये दोनों चीजें कांस्टेंट हैं, लेकिन n डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अब ये भी मैंने आपको दिखाया कैलकुलेशन, हाउ कैन यू कैलकुलेट द
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कॉपर, है ना, मैंने दिखाया था ना आपको कॉपर के लिए, उसमें हमने कॉपर की डेंसिटी यूज की थी। अगर कोई और मटेरियल होता तो उसकी जो है डेंसिटी क्या होती, दैट वुड हैव बीन डिफरेंट, उस मटेरियल की डेंसिटी आती, उस मटेरियल के नंबर ऑफ फ्री, वो जो पर एटम फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने 2 लिए थे, एल्युमिनियम होता तो 3 होते और डेंसिटी भी डिफरेंट होती। सो दिस इज हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। जब आप बताओगे कि ये मटेरियल है तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए। टाउ, ये दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। टाउ टाउ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा एंड नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, आई टेल आप देखेंगे। सो अभी यहां से ये निकल रहा है कि resistivity is inversely proportional to tau. Tau is the relaxation time. So in the last class I had defined what is the relaxation time. Relaxation time was the average time between two successive collisions. The relaxation time था, that is what? It was the average time between two successive collisions. अब average time between two successive collisions किस बात पे डिपेंड करेगा, आप ठीक से देखेंगे। जैसा ये मटेरियल का क्रिस्टल लैटिस है। So in this material we have what? एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, कोई एटम यहाँ है, कोई एटम यहाँ है। जब मैं एटम बनाता हूँ तो दैट मीन्स कि एटम का ये वो पार्ट है जिसके अंदर एटम के सारे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, न्यूक्लियस भी है। तो इस तरीके से क्रिस्टल लैटिस में ये डिफरेंट एटम्स है, ठीक है ना। अब आपने जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया इसके क्रॉस, तो अगर करंट इस ओर है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस ओर स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस ओर स्टार्ट होगा बिकॉज ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा एंड इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रास्ते में आकर के यहां टकराना। अब टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड से मिली थी वो तो जीरो हो गई, मे बी टकराने के बाद की रैंडम सी वेलोसिटी इस ओर मिल गई। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इसी ओर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन फिर से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन फिर से इस ओर जाएगा और फिर क्या होगा? यहां से टकरा जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई हैड टोल्ड यू कि इलेक्ट्रॉन का एक बार कोलिजन हुआ, फिर नेक्स्ट कोलिजन जो होगा तो वो नेक्स्ट कोलिजन, ये जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट कोलिजन एग्जैक्टली उसी टाइम में हो। मतलब एक कोलिजन हुआ, फिर दूसरा कोलिजन हुआ, तीसरा कोलिजन हुआ, चौथा कोलिजन हुआ, डिफरेंट कोलिजन्स के बीच में इट मे टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम। So relaxation time tau was what? It was the average time between two successive collisions. Means आपने एक इलेक्ट्रॉन के n collisions का टाइम नोट किया। एक का टाइम t1 था, एक का t2 था, एक का t3 था, एक का t4 था। n collisions का टाइम t1 plus t2 plus t3 plus tn डिवाइडेड बाई n किया। तो जब आपने डिवाइडेड बाई n किया सो दैट बिकम्स व्हाट? दैट बिकम्स अ टाउ। ये रिलैक्सेशन टाइम था, है ना। अब मटेरियल पे कैसे डिपेंड कर रहा है? मटेरियल पे डिपेंड इस तरीके से करेगा कि क्रिस्टल का जो लैटिस है वो किस तरीके का है, एटम्स का अरेंजमेंट कैसा। अभी आपने सॉलिड स्टेट किया केमिस्ट्री में तो आपको पता लग गया होगा कि अगर लैटिस बड़ा पैक्ड है, मींस पैक्ड है और एटम्स आर नॉट अरेड, एक एरे में नहीं है, ARRAY, एरे में नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? कोई एटम यहां है, कोई एटम यहां है, तो बार बार क्या होगा? एक से टकराएगा, फिर दूसरे से टकराएगा, जल्दी जल्दी टकराएगा। So this is the nature of the material, that how its lattice is. इसकी लैटिस कैसी है? जैसे सुपर कंडक्टर्स में क्या होता है, यू माइट बी नोइंग, और मे बी नहीं पता होगी आपको, जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो कंडक्टर से नहीं बनाए जाते। सुपर कंडक्टर्स जो है, सुपर कंडक्टर में कंडक्टिंग मटेरियल भी होता है और इंसुलेटिंग मटेरियल भी होता है। यू माइट बी नोइंग इंडिया एंड चाइना, these are two major research centers for the superconductors। मतलब हम टेक्नोलॉजी में यूएसए या कुछ कंट्रीज से बहुत पीछे हो सकते हैं, बट सुपर कंडक्टर्स में आईआईएससी बेंगलोर हैज डन ग्रेट वर्क। बहुत अच्छा वर्क उन्होंने किया और उसका रीजन क्या है कि इंडिया और चाइना में सबसे ज्यादा वैरायटी की सॉइल्स मिलती है। तो सुपर कंडक्टर जो है, सुपर कंडक्टर के लिए दो चीजें जरूरी है। वन, जो मटेरियल हो उसका क्रिस्टल लैटिस बड़ा एरे में हो, मींस एटम्स की एक रो और एटम्स की दूसरी रो।
ठीक है ना, इस तरीके से, सो दैट कि इलेक्ट्रॉन अगर बीच में से पास हो तो स्ट्रेट पास हो जाए, उसका कोलिजन ना हो। अगर उसका कोलिजन नहीं होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम हो। व्हाट क्रिएट्स द रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर, जो उसका बार बार कोलिजन होता है, जिस कोलिजन की वजह से इसकी वेलोसिटी हिंडर्ड होती है एंड एवरेज वेलोसिटी बिकम्स लेस। एवरेज वेलोसिटी कम होगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, दैट मेक्स द रेजिस्टेंस। सो जो ये है ना, एटम्स अरे में हो, इलेक्ट्रॉन को बीच में पास होने का ये मिलता हो, स्पेस मिलता है। अब जैसे हम बोलोगे व्हाई डोंट वी डू दैट थिंग इन द मेटल्स, इन द परफेक्ट मेटल्स, दैट्स डिफिकल्ट। मेटल्स आर इलास्टिक, दैट मीन्स यू कैन नॉट चेंज द लैटिस ऑफ द मेटल्स। क्या आपने चेंज कर दिया, मेटल रिमेन लाइक दैट। जैसे अगर आपने एटम को पुल करके यहाँ पे लाए, इस एटम को पुल करके आप यहाँ लाए, बीच में जो भी एटम से आप पुल करके लाते भी हो, तो थोड़ी देर बाद मेटल का एटम क्या होगा, फिर से अपने उसी लैटिस में उसी पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। या तो आप लैटिस को ब्रेक कर दोगे, और अगर आपने ठीक ना लैटिस ब्रेक कर दिया तो फिर ऑब्वियसली फिर गैप्स जनरेट हो जाएंगे। लैटिस के ब्रेक करने का मतलब कि मेटल्स में क्रैक्स हो जाएंगे एंड दैट विल बिकम इंसुलेटर, बीच में जगह हो जाएगी और वो करंट पास नहीं। और अगर आप उसे इलास्टिक लिमिट के अंदर उसे पुल करके लाते भी हो तो क्या होगा, अपने आप से वो थोड़ी देर में क्या होगा, वहां पे आ जाएगा। दूसरी चीज, यू नो हाउ द रोल ऑफ टेम्परेचर कम्स, द रोल ऑफ टेम्परेचर कम्स इन दिस वे, सी, because you know that these atoms at their own place are not exactly fixed, they're not stationary, they keep vibrating, they keep vibrating, ये वाइब्रेट करते हैं। जब वाइब्रेट करते हैं तो कोई एटम जब यहां से पास होता है तो हो सकता है कि इसका टेम्परेचर हाई है, सो एट द हाई टेम्परेचर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज ऑल्सो हाई। हो सकता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इतना हाई हो कि दोनों एटम्स एक साथ यहाँ पहुंचे और तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा और कोलिजन हो गया। और अगर ऐसा कोई भी कोलिजन होता है तो इट इज नॉट ए सुपर कंडक्टर। ठीक, क्या होगा, सुपर कंडक्टर नहीं होगा। यू मस्ट हैव हर्ड कि अभी जो सुपर कंडक्टर्स रेडी हैं वो सुपर कंडक्टर्स काफी लो टेम्परेचर्स पे ही रेडी है। अगर हाई टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टर तैयार हो जाए, सो होपफुली अगर कभी ऐसा हुआ फ्यूचर में तो हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर का जितना वाइड अभी वॉल्यूम आपके सिलेबस में है वो वॉल्यूम रिड्यूस होकर के 1/4 हो जाएगा, बिकॉज देन वी नॉट बी टॉकिंग अबाउट मेटल्स। मेटल्स के थ्रू फिर हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे अभी, क्योंकि हमें मेटल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी पड़ती है एंड मेटल्स हैव गॉट एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस, मतलब ऑब्वियसली उनका रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर से, इंसुलेटर से बहुत बहुत कम है, बट फिर भी क्या है, सुपर कंडक्टर के कंपेरिजन में उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो सुपर कंडक्टर में क्या होता है, दो चीजें, स्पेशल अरेंजमेंट, बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर हम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम कर देते हैं, तो ताकि बीच में इतनी जगह बची रहे कि इलेक्ट्रॉन आराम से पास हो विदाउट एनी कोलिजन। सेकेंडली, ये क्रिस्टल लैटिस में इस तरीके से चेंज लाते हैं बाय मिक्सिंग सो मेनी मटेरियल्स, मतलब नॉन मेटेलिक चीजें भी मिक्स करते हैं सो दैट की इलास्टिसिटी इतनी ज्यादा ना हो और मेटल के एटम्स इन प्लेसेस पे क्या हो, फिक्स कर पाए हम, सो दैट कि बीच से इलेक्ट्रॉन पास हो जाए। अच्छा, वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जैसे आपने एक बार यहाँ पे सुपर कंडक्टर में करंट पास करा दी, बैटरी लगाई और करंट पास करा, आपने स्विच ऑफ कर दिया, हुआ क्या, जब इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचा इसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली, ये सीधे जा रहा था, कोई कोलिजन नहीं था, इट विल गेन सम वेलोसिटी। अब उस वेलोसिटी से क्या होगा, यहां तक पहुंचा, ये थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, ये सब कॉपर वॉपर वायर सब आपने हटा दिया, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जरूरी थोड़ी यहाँ पे कॉपर वायर लगा वहीं पे हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी तो आ सकता है इस जगह, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा बाहर निकल जाएगा बिकॉज दैट हैज गॉट ए वेलोसिटी। और एज आई टोल्ड यू यस इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, जब कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है तो करंट के फ्लो होने में उसमें कुछ नेट चार्ज नहीं होता है। जब आपने इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया तब ये न्यूट्रल था। न्यूट्रल कैसे था, कॉपर के अगर एक एटम में से दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए तो उसका न्यूक्लियस में दो पॉजिटिव चार्ज भी तो क्रिएट हुआ, है ना, उसमें दो पॉजिटिव चार्ज भी आया। तो अगर आप पूरे पूरे मटेरियल की बात करोगे सो दैट इज व्हाट, इट्स न्यूट्रल, पूरा मटेरियल न्यूट्रल है। अब आपने बैटरी से जब कनेक्ट किया तो बैटरी अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन देगी, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन वापस भी आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगी तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस भी आएगा। बैटरी कभी भी कोई, बैटरी का लॉ है,
इट्स अ लॉ ऑफ बैटरी में भी, कि आपने कैपेसिटर वाली क्लास में बैटरी के बारे में मैंने बताया था कि बैटरी जितना भी चार्ज एक टर्मिनल से देगी, बैटरी उतना गारंटी के साथ उतना चार्ज यहाँ लेगी, अगर अरेंजमेंट नहीं है, जैसे आपने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर, अब क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे आप सोचते इलेक्ट्रॉन यहाँ तक तो पहुंच सकता है, नो, इलेक्ट्रॉन में नॉट रीच अनलेस इट इज एश्योर्ड दैट कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस आएगा, बैटरी से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। सो दैट मीन्स बैटरी न्यूट्रल है, न्यूट्रल ही रहेगी, एक इलेक्ट्रॉन देगी तो एक टर्मिनल में एक इलेक्ट्रॉन लेगी। कंडक्टर वॉज न्यूट्रल, इट विल रिमेन न्यूट्रल। सो दैट मीन्स कि जब करंट का फ्लो होता है तो कोई नेट चार्ज नहीं होता, केवल जो इलेक्ट्रॉन जहां पे थे वो केवल मूविंग स्टेट में आ जाते हैं, दैट इज द ओनली थिंग। तो अब क्या, वो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, थोड़ा सा बाहर गया, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर गया, अर्लियर इट वॉज अ पार्ट ऑफ द मीटर, इसका पार्ट था, तो अब क्या हुआ, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पहले न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। वो पॉजिटिवली चार्ज लैटिस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे जाकर के क्या होगा, रुक जाएगा, डीएक्सेलरेट होगा। अब अट्रैक्टिव रुका, जीरो ही वेलोसिटी, अभी भी अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है, यहाँ पे फिर अंदर आएगा, अंदर आया, फिर से वेलोसिटी गेन कर ली, फिर यहां तक जाएगा, इज दैट क्लियर? फिर यहां से बाहर निकल जाएगा, वही चीज यहां से होगी, फिर वापस आएगा। सो दैट मीन्स कि सुपर कंडक्टर में वंस यू स्टार्ट ए करंट, वो फिर आप बैटरी हटा भी दो, वो करंट इस ओर फिर इस ओर डायरेक्शन चेंज होता रहता, काफी देर तक फ्लो करती है। इज दैट क्लियर? मैं भी आपको बता रहा था, तो होगा क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम एक्सक्यूज मी सर, यस सर ये वाला पार्ट एक बार दोबारा बता दो कि करंट की डायरेक्शन कैसे बार बार स्विच ओवर होती है। इसकी वजह जैसे से इलेक्ट्रॉन बाहर गया फिर दोबारा अभी अंदर। अभी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की ओर जा रहा है, तो करंट किस ओर हुआ, ओके राइट सर। की ओर। अब जब करंट वापस, यस सर। इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, तो इलेक्ट्रॉन विल गो टुवर्ड्स व्हाट, राइट, तो करंट किस ओर हो जाएगी, लेफ्ट की ओर, ठीक है ना। ओके सर। सो इस तरीके से करंट का डायरेक्शन क्या होगा, और करंट तुरंत रुकती नहीं है, वो करंट इसमें इस तरीके से काफी देर तक फ्लो करती रहती है, जब तक कि जैसे इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो एयर का रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा, तो हर बार जब वो बाहर निकलता है उसकी काइनेटिक यस एनर्जी क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। सो आफ्टर सम टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है और वेलोसिटी क्या हो जाती है, अपने आप से जीरो हो जाती है, देन करंट स्टॉप्स, है ना। अब माय पॉइंट वाज व्हाट, माय पॉइंट वाज टू टेल यू दैट हाउ द रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल। सो नेचर ऑफ द मटेरियल में लैटिस का शेप कैसा है, लैटिस का स्ट्रक्चर कैसा है। लैटिस का स्ट्रक्चर इस तरीके से आर्बिटरी है कि इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के चांसेस काफी ज्यादा हैं बार बार, तो कोलिजन बहुत जल्दी जल्दी होगा, और कोलिजन जल्दी जल्दी होगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम होगा। रिलैक्सेशन टाइम वाज द एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, तो जब रिलैक्सेशन टाइम, कोलिजन जल्दी जल्दी होगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, बहुत छोटा होगा, है ना। और टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर ज्यादा होने से वाइब्रेशन ज्यादा होंगे, वाइब्रेशन ज्यादा होने से अगर इलेक्ट्रॉन बीच में से निकल भी रहा था तो उसके निकलने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, कोलिजन के चांसेस ज्यादा बढ़ गए। तो आपको याद कैसे रखना है, आपको इस तरीके से याद रखना है, कॉन्सेप्ट के लिए भी, कॉम्पिटिशंस के लिए और बोर्ड्स के लिए, कि इन केस टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं, सो विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर व्हाट विल हैपन, टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ जो होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। कोलिजन मतलब पहला रिजल्ट क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स विल इंक्रीज, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स विल इंक्रीज, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ने से क्या होगा, इससे कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर जाएगी। जब कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी मींस पर सेकंड मोर कोलिजन्स विल बी देयर, तो जो रिलैक्सेशन टाइम टाउ है, टाउ क्या होगा, इट विल डिक्रीज, टाउ डिक्रीज हो जाएगा। टाउ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। टाउ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट
with the increase of temperature, resistivity of the conductors, with the increase of temperature, resistivity of the conductors increases. कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, दैट विल इंक्रीज. बट ऑल टुगेदर आप साथ में यहाँ पे ये भी रिजल्ट्स नोट करोगे कि ऑब्जेक्टिव के लिए और इवन बोर्ड एग्जाम के लिए भी 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए सेमीकंडक्टर्स में रिवर्स ऑफ दिस हैपेंस. व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर्स, इट्स रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस. ठीक है ना. सेमीकंडक्टर्स में, कंडक्टर्स में तो जनरली क्या, इंसुलेटर्स में तो जनरली व्हाट हैपेंस, द चेंज ऑफ टेम्परेचर डज नॉट इन्फ्लुएंस द कंडक्टिविटी, क्योंकि उसमें कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट बिल्कुल होती ही नहीं है. ठीक है ना. इन द इंसुलेटर्स as almost there is no conductivity, so उसमें टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट नहीं. सेमीकंडक्टर्स में विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर कंडक्टिविटी increases. कैसे conductivity increases means what? Resistivity decreases. Conductivity sigma is the reciprocal of the, ये reciprocal of the resistivity होता है. तो जब मैं बोलता हूं कि टेम्परेचर बढ़ा तो कंडक्टर्स का की कंडक्टिविटी कम हो गई, दैट मीन्स कि रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स की क्या हुई, इंक्रीज हो गई. सेमीकंडक्टर्स में क्या हुआ, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, सो द कंडक्टिविटी विल इंक्रीज. कैसे आप बोलेंगे, आप देखो होता क्या है, कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी के लिए 2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं. कंडक्टिविटी के लिए या उसका रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी के लिए 2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं. मैं कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिखता हूं. वन इज द, एक है अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्री चार्ज कैरियर्स. अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्री चार्ज कैरियर्स, जो फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे उनकी अवेलेबिलिटी. कैसे, जैसे मेटल्स में या कंडक्टर्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम काफी ज्यादा है. पर एटम 2 है तो आप सोचो 1 मोल में कितने सारे होंगे, बहुत ज्यादा है. सो कंडक्टर्स में दिस फैक्टर इज नॉट ए लिमिटिंग फैक्टर. ये फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, ये बहुत प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल. बट सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, आई हैड टोल्ड यू कि कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स वी बैंड से सी बैंड में ट्रांसफर होते हैं, उनका नंबर बहुत कम होता है. इफ यू रिमेंबर, आई हैड टोल्ड यू लास्ट टाइम, उनका नंबर हो सकता है कि 10,000 में से 1 हो, 1 लाख में से 1 हो, मतलब काफी बहुत ही कम होता है. अब दूसरा फैक्टर क्या है, जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, कोलिजन्स ऑफ दोज फ्री चार्ज कैरियर्स विद द एटम्स. फ्री चार्ज कैरियर्स का कोलिजन. सो अब देखो मेटल्स में क्या हुआ कि मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है ना, कंडक्शन बैंड में. जब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, वो सब मूव करेंगे तो कोई किसी से टकराएगा एटम से, कोई कहीं से टकराएगा, कोई किसी से टकराएगा. आपस में इलेक्ट्रॉन्स भी टकरा सकते हैं. तो कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी बढ़ाने वाला फैक्टर क्या है, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है. जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इस फैक्टर में कोई इंक्रीज नहीं आता. ये फैक्टर अगर इंक्रीज हो तो रेजिस्टिविटी क्या हो, डिक्रीज होगी. ये फैक्टर जितना ज्यादा होगा रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी. बट मेटल्स में, कंडक्टर्स में, बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर यू कैन नॉट इंक्रीज दिस फैक्टर. द रीजन बीइंग, सोडियम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन और वो ऑलरेडी बाहर आ चुका है. अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं होगी तो और अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आए. कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे बाहर के ऑर्बिट में वो बाहर आ चुके हैं. अब ऑक्टेट डिस्टर्ब होकर के और कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा. थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ाने से, थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज्यादा भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा. सो दैट मीन्स कि ये फैक्टर तो जितना था सैचुरेटेड है. टेम्परेचर इंक्रीज करने से इस फैक्टर में कोई भी इंक्रीज क्या होगा, नहीं होगा. ठीक है ना. लेकिन ये वाला जो फैक्टर है टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये फैक्टर्स कंडक्टर्स में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. इसके इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा और रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी. आप समझ गए. अब सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा,
सेमीकंडक्टर्स में इस फैक्टर की वैल्यू बहुत कम थी। रूम टेम्परेचर के नीचे इस फैक्टर की वैल्यू बहुत ही कम थी। रूम टेम्परेचर पे भी बड़ा लिमिटेड था ये फैक्टर। तो जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, अब अच्छा जब ये फैक्टर बहुत छोटा है तो कोलिजन किससे होगा? इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तभी तो कोलिजन होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ही बहुत कम है, मतलब भूला भटका 10,000 एटम्स में के बीच में, 1 लाख एटम के बीच में कोई एक इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो? तो उसका कोलिजन क्या होगा? उसका कोलिजन बहुत कम होगा। इज दैट क्लियर? तो जो लो टेम्परेचर पे कोलिजन फैक्टर काफी कम था सेमीकंडक्टर्स में, बहुत ही कम था, आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल था, और ज्यादा फैक्टर काफी कम था। अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इस फैक्टर में एप्रिशिएबल इंक्रीज हुआ। मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स वेंट फ्रॉम द बी बैंड टू द सी बैंड। वी बैंड से सी बैंड में गए तो सी बैंड में फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए। एंड इन द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में आई विल टेल यू कि वी बैंड में भी चार्ज कैरियर क्रिएट होते हैं। वी कॉल देम होल्स, HOLES, होल्स। बट मैं यहाँ पे एम्फेसाइज नहीं करूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है अभी ज्यादा बताने की उसकी। सो बेसिकली ये हुआ कि जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ में क्या हुआ कि ज्यादा फैक्टर फ्री चार्ज कैरियर्स में काफी बड़ा इजाफा हुआ, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। लेकिन इस फैक्टर में इंक्रीज होने से रजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। इस फैक्टर में भी थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, बहुत ही माइनर से इंक्रीज होगा, जिससे रजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। इससे क्या होगा? रजिस्टिविटी इस फैक्टर से क्या होगी? इंक्रीज करेगी, और इससे रजिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। लेकिन जो डिक्रीज ऑफ रजिस्टिविटी है वो बहुत हैवी होगा, बहुत ज्यादा होगा, और इस फैक्टर की वजह से इंक्रीज ऑफ रजिस्टिविटी क्या होगा? बहुत कम होगा। सो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल रजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। जो ओवरऑल है रजिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। सो सेमीकंडक्टर्स में विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाती। होपफुली हर एक बच्चा समझ गया होगा। क्यों? यस सर। समझ गए ना? ठीक है ना। यस सर। सो हेमंत के अलावा और किसी को समझ में नहीं आ रहा है? सर क्यों? सर हाँ हाँ, सर आपने जो वो पॉइंट बोला था कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाता है, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। अब जो है ना कि सीता किसका बाप था, रामायण खत्म हो गई है वो वाली। ये ना कि आई थिंक मैं वॉइस अगर पहचान सकता हूँ तो इट इज गायत्री। क्यों? यस सर। गायत्री ये ना बेटा कि सुपर कंडक्टर्स का कोई ऐसा आपके सिलेबस में है नहीं, मैंने ऐसे ही इंटरेस्ट के थ्रू बता दिया था। मैं फिर कभी एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना, सो दैट कि मैं सिलेबस को यस आगे सर, वो बढ़ा, मेरा है ना। पॉइंट छूट गया था बीच मैं में। आपको व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज में एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर। ठीक ठीक है। ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, सर एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ, सर सुपर कंडक्टर्स में कोई भी कोलिजन नहीं होता? नहीं सुपर कंडक्टर में मतलब जो मैंने एक्सप्लेन किया ना आपको जितना बताया है, ठीक ना, एक बस उतना ही काफी है। मतलब सुपर कंडक्टर से रिलेटेड एक थ्योरी दे रखी है एनसीईआरटी में। सो बिकॉज अभी इस चैप्टर में विल बी डीलिंग विद द कंडक्टर्स एंड द मेटल्स, इसलिए मैं उस पॉइंट पे अभी नहीं आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं जब जरूरत होगी कभी तो मैं आपको बताऊंगा। और सुपर कंडक्टिविटी आपके इसमें है नहीं, मतलब इट्स नॉट इन द सिलेबस, देयर इज अ लॉ, और थोड़ा सा ओके सर। एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं कभी बताऊंगा। अभी इसमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके इसमें नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आप समझ गए ना इसे? तो मैं अभी मेटल्स यस। और कंडक्टर्स पे फोकस करूंगा, ठीक ठीक है। अब आप देखेंगे। सो मैं इस डिस्कशन को फिर आगे कैरी करता हूँ। अब आप देखो कि जो रेजिस्टेंसेस हैं सीरीज में, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, सीरीज में रेजिस्टेंसेस। अच्छा आज भी आप क्या करना कि जब क्लास ओवर हो तो क्लास ओवर होने के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप में जिन्होंने लाइव क्लास देखी है आप थम्स अप जरूर डाल देना, ठीक है। नाउ ओके तो सर।
रेजिस्टेंसेस इन सीरीज में देखोगे, दैट्स अ वेरी सिंपल आर्टिकल, आपने शायद 10th में भी किया होगा कि रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और ये एक बैटरी है। व्हेन आई कॉल इट बैटरी, तो आपको बैटरी और सेल में कोई फर्क नहीं लेना। बैटरी इज ओनली ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। बैटरी बहुत सारे सेल से मिलके बनती है, और अभी ये आपके इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के सिलेबस में है कि बहुत सारे सेल्स को इन व्हाट वे वी कैन कनेक्ट। हम उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो बैटरी कैसी बनती है, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो बैटरी कैसे बनेगी, सीरीज और पैरेलल के मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में करेंगे तो जो बैटरी बनेगी उस बैटरी का नेचर क्या होगा, कितना वोल्टेज देगी, कितना करंट देगा। ऑल दीज कैलकुलेशंस आर इन योर सिलेबस, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। सो इस बैटरी या सेल जो भी आप मानो, इसका वोल्टेज V है। एंड देयर आर 3 रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, दे आर R1, R2 एंड R3। तो जो करंट यहाँ से बाहर आएगा बैटरी के पॉजिटिव से, दैट विल फ्लो, कहीं पे कोई ब्रांच है नहीं, तो वो करंट I पूरे तीनों के क्रॉस पास होगा और यहाँ वापस आ जाएगा। एंड दिस इज द रूल फॉर विच आई वाज टेलिंग यू कि बैटरी के एक टर्मिनल से जितना चार्ज बाहर निकलता है, दूसरे टर्मिनल में गारंटीड उतना ही चार्ज पहुंच जाता है। जैसे यहां से I करंट निकला, रियली ऐसा नहीं कि करंट बाहर, करंट का फ्लो मीन्स व्हाट, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कम आउट, इट इज द इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वापस आ जाते हैं। हम इसे बोलते ऐसे हैं कि जिस ओर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है उसके ऑपोजिट पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करके गए हैं, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करके जाते नहीं है। मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था कि जब भी मैं आपसे बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सो हम बोलेंगे दैट ऑल्सो मीन्स, मतलब आप उसे इस तरीके से भी बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, उसके ऑपोजिट मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं और यहाँ पे वापस आ जाते हैं, है ना। और इसी चीज को हम बोलते कैसे हैं कि पॉजिटिव चार्ज यानी कि करंट पॉजिटिव से निकली और यहाँ पे वापस आ गई। सो जितना चार्ज एक टर्मिनल से निकलेगा दूसरे टर्मिनल पे उतना ही चार्ज वापस आ जाएगा, है ना। सो अगर मान लो कि मैं बच्चों आपसे ये पूछूंगी फिर बैटरी का रोल क्या होगा, अगर बैटरी जितना चार्ज देती है उतना चार्ज वापस ले लेती है, सो क्या मुझे कोई बच्चा बताएगा कि फिर बैटरी का रोल क्या होगा। सर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। हाँ, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है जिससे चार्ज का फ्लो होता है ना। आप चार्ज को कहीं पे भी यूज नहीं करते कि आप बोलो चार्ज को खा लोगे, चार्ज को पी लोगे, चार्ज को खाने पीने में यूज नहीं करते, किसी भी चीज में यूज नहीं करते। चार्ज हमारे किसी काम का नहीं होता है, समझ रहे हो ना। चार्ज का फ्लो यूज का होता है। जब चार्ज यहाँ फ्लो करेगा R1, R2, R3 में, सो वील से दैट द करंट इज फ्लोइंग और इसमें हीट जनरेट होगी, इनमें क्या होगा, हीट जनरेट होगी। सो चार्ज का जब फ्लो होता है तो फ्लो दैट इज करंट दैट इज यूजफुल, चार्ज इटसेल्फ इज नॉट ऑफ एनी यूज। जैसे आप बोलोगे कैप्सूल में फिर आपने चार्ज क्यों स्टोर किया था, कैप्सूल में चार्ज इसीलिए स्टोर किया था कि जब आप इसे शॉर्ट सर्किट कर दोगे कहीं पे, शॉर्ट सर्किट का मतलब दोनों एंड एक साथ कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज तेजी से यहाँ फ्लो करेगा। तो जैसे आप बोलो कि फिर बैटरी वही काम कर रही है, कैप्सूल भी वही काम कर रहा था, नहीं। बैटरी एक छोटी करंट को बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन कर सकती है। बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा और लंबे टाइम तक करंट के फ्लो को एस्टैब्लिश कर सकती है, लिटिल अमाउंट ऑफ करंट। और कैपेसिटर का रोल क्या होगा, आपने शॉर्ट सर्किट किया, इन ए मिली सेकेंड टाइम और इन ए माइक्रो सेकेंड टाइम सारा चार्ज नेगेटिव चार्ज यहां से फ्लो करके आएगा और एक कैप्सूल क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो रोल ऑफ कैप्सूल बिकम्स व्हाट, यहाँ पे छोटे से टाइम के लिए मे बी फॉर ए मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड लार्ज अमाउंट ऑफ करंट का जनरेट कराना, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को जनरेट कराना फॉर ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, ये कैप्सूल का रोल। क्योंकि जब कैप्सूल का चार्ज ही खत्म हो गया तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो फर्दर क्या होगा, चार्ज का फ्लो नहीं होगा। सो दिस इज द डिफरेंस, इज दैट क्लियर। अब यू सी कैप्सूल जब चार्ज होता है तो कैप्सूल के क्रॉस भी एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर,
और जब उसने चार्ज का पूरा फ्लो करा दिया तो वो एनर्जी हाफ CV स्क्वायर क्या हुई, जो कनेक्टिंग वायर्स के पास हीट के फॉर्म में जनरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे बैटरी का क्या होता है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा कि अगर आप Q चार्ज को V पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू पास कराओगे तो या तो Q इंटू V एनर्जी हमें जनरेट होगी या फिर Q इंटू V एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दैट आई हैड टोल्ड यू इन द पोटेंशियल। अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ले जाओगे अपने आप से जाएगा, है ना, यानी उतनी एनर्जी मिलेगी। और नेगेटिव चार्ज को इसके ऑपोजिट, पॉजिटिव चार्ज हाई से लो अपने आप से फ्लो करेगा, तो अगर Q चार्ज V पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू फ्लो करेगा तो एनर्जी Q इंटू V हमें मिलेगी। और नेगेटिव चार्ज अगर लो से हाई फ्लो करेगा, यहां देखो क्या हो रहा है, यहाँ का पोटेंशियल लो और यहाँ का पोटेंशियल हाई, सो नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल, तो वो अपने आप से फ्लो करेंगे। जब वो फ्लो करेंगे तो बाहर के सर्किट में एनर्जी मिलेगी, कितनी मिलेगी, जितना चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर का चार्ज, जैसे सपोज Q चार्ज के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके गए और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इतनी एनर्जी हमें मिलेगी। ये एनर्जी देगी कौन, बैटरी एनर्जी देगी। बैटरी का केमिकल एग्जॉस्ट होगा, बैटरी का जो केमिकल है वो एग्जॉस्ट होगा और वो एनर्जी यहाँ पे हीट के फॉर्म में हमें सर्किट में मिलेगी, है ना। सो यही मैंने बोला कि क्योंकि यहाँ पे नेचुरल फ्लो है, नेगेटिव चार्ज इज गोइंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टुवर्ड्स अ हाई पोटेंशियल, सो एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी देगी कौन, बैटरी एनर्जी देगी। सो बैटरी इज नॉट ए सोर्स ऑफ चार्ज, बैटरी इज a source of energy. It maintains potential difference for generating the flow of current, है ना। तो यहाँ पे करंट सब में क्या हुआ, सेम। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V1 जो होगा रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस वोल्टेज, दैट विल बी व्हाट I into R, V2 will be equal to what I into R2, V3 will be equal to what I into R3, ओम्स लॉ से V equals what IR। अब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस पॉइंट A और B पॉइंट के क्रॉस, A और B पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इट विल बी V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। अंडरस्टूड। जैसा बोलो सर आपने सम क्यों किया, आप डिफरेंस क्यों नहीं कर रहे, वी नो द फैक्ट कि करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल। इसका मतलब ये होगा कि जब मैं इस ओर जाऊंगा तो यहां से यहां तक आने में करंट लो होगा, पोटेंशियल लो होगा। जैसे ये 10 वोल्ट पे है, ये 8 वोल्ट पे हो गया, यहाँ 2 वोल्ट का ड्रॉप, ये 6 वोल्ट पे हो गया, है ना। मैं ऐसे लेता हूँ, मानो कि ये 6 वोल्ट है, और बाय द वे अगर मानो यहाँ पे वोल्टेज सब तीनों में इक्वल होते हैं, यहाँ तो इक्वल नहीं होगा बिकॉज करंट इज सेम और वोल्टेज R1 R2 R3 अलग अलग है। यहाँ मानो 4 वोल्ट्स का ड्रॉप हुआ, यहाँ 3 वोल्ट्स का ड्रॉप हुआ, यहाँ पे 3 वोल्ट्स का ड्रॉप हुआ, तो टोटल ड्रॉप कितना हुआ 10 वोल्ट्स। तो वो हमें क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, जो बैटरी का वोल्टेज होगा टोटल उसके सम के इक्वल होगा। अब इसमें हमने क्या किया कि वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज दैट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है जो कि अगर आप इसी बैटरी के अक्रॉस अलग से अकेला कनेक्ट करोगे इसी V वोल्ट्स के अक्रॉस, एंड यू विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ करंट, जितनी यहाँ पे I मिली है वही करंट आपको I यहां मिल जाएगी, तो हम बोलेंगे दिस रेजिस्टेंस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज थ्री। ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। व्हाई, बिकॉज आपने जो वोल्टेज यहां लगाया था वही वोल्टेज यहां लगाया है, तो ये रेजिस्टेंस अकेला वही करंट ड्रॉ कर रहा है जिन तीनों ने मिलकर के ड्रॉ की थी, सो वी विल कॉल इट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस आर को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैं बीच बीच में कुछ वर्ड्स नहीं लिखता हूं, आप आराम से लिख सकते हो, है ना, मुझे थोड़ा तिरछा भी बैठना। सुनाओ सी, आप समझ गए ना मेरी बात। तो अब Yes. ऐसे किया मैंने, V की वैल्यू डाली, यहाँ पे क्या हो गया आपका, इस वाले केस में आ गया आपका इस सर्किट के लिए कि V इक्वल्स व्हाट IR, V इक्वल्स टू व्हाट IR, है ना। ये I वही I है जो I यहाँ थी, वही सेम I है, I इंटू R। अब मैं V की वैल्यू, ये इसके लिए होगा V इक्वल्स IR, अब V की वैल्यू डाली हमने IR, V1 की वैल्यू डाली IR1,
V की वैल्यू डाली IR2, V3 की वैल्यू डाली IR3, I कैंसिल हो जाएंगे एंड R इक्वल्स व्हाट R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सीरीज का फॉर्मूला आ गया, सीरीज का फॉर्मूला. नाउ यू सी वन थिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन में व्हाट स्पेशल यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर कि सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सब में करंट सेम हो. वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जो कि आपको नोटबुक में बिल्कुल नोट कर लेना चाहिए. सीरीज में एक तो करंट सब में सेम होगी. व्हाट विल बी द अदर थिंग, दूसरी चीज ये होगी कि दूसरी चीज जो होगी दैट विल बी कि जो रेजिस्टेंस जितना बड़ा है उसके क्रॉस उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसके क्रॉस उतना ज्यादा वोल्टेज होगा. हम इसे बोलते कैसे हैं? ड्रॉप ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन. ड्रॉप ऑफ वोल्टेज across a resistance in the series combination is directly proportional to the value of that resistance. Resistance बड़ा, voltage ज़्यादा, क्योंकि करंट सब में सेम है, so voltage resistance के directly proportional होगा. These two things you have to remember in the series combination. Then see the resistances in the parallel combination. So बच्चों ये पार्ट क्लियर हो गया? यस सर. ठीक है. तो अब आप देखेंगे नाउ सी पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2, R3 और पैरेलल का मतलब होता है कि सारे रेजिस्टेंसेस का एक साथ कनेक्टेड होगा और वो बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, दूसरा एंड एक साथ कनेक्टेड होगा एंड दैट विल बी कनेक्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बैटरी. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सबके क्रॉस अगर ये V था तो इसके क्रॉस भी V होगा, इसके क्रॉस भी V होगा, इसके क्रॉस भी V होगा. बिल्कुल वैसे ही जैसे अब आप अपने घर पे एक सॉकेट से एक जो ना कि मल्टी कनेक्शन वाला स्विच लगाते हो, है ना, और उसमें नंबर ऑफ सॉकेट्स होते हैं. तो जो मेन सॉकेट में आ रहा है 240 वोल्ट आ रहा है, तो जितने भी कनेक्शंस लगाओगे सब में क्या होगा? 240 वोल्ट हो, है ना. सो यही हुआ यहाँ पे कि ये वोल्टेज V का एक एंड R1 से है, एक एंड R2 से, तो इसके क्रॉस भी V वोल्ट्स, इसके क्रॉस भी V वोल्ट्स, इसके क्रॉस भी V वोल्ट्स. तो यहां से जो करंट I जाएगा, यहां गया I1, यहां गया I2 और यहां पे गया I3, है ना. अब फ्रॉम द ओम्स लॉ I1 विल बी इक्वल टू व्हाट? V ओवर R1, है ना. इसके क्रॉस वोल्टेज है V, रेजिस्टेंस इज R, so V over R1. Similarly, I2 will be equal to V upon R2 and I3 will be equal to what? V upon R3. Is that clear? I1, I2 and I3. And I will be equal to what? I1 plus I2 plus I3. है ना? जो करंट I गया, that I was divided into the three branches, I1, I2, I3. So I equals what? I1 plus I2 plus I3. Now see, if we take that the equivalent resistance of these three resistances, इन तीनों रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज व्हाट? R. ये V है, दिस व्हाट V. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वही होगा जो कि उतनी करंट अकेले लेगा जितना ये तीनों मिलकर के ले रहे हैं. ये तीनों मिलकर के कितना करंट ले रहे हैं? I. सो ये अकेला भी कितनी लेगा? I लेगा. जब आप इस रेजिस्टेंस R को same voltage source V से you are connecting, then it will draw the same current I as is being drawn combinedly by these three resistances. Then we call it equivalent resistance. So अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ? इसके लिए it becomes I equals to V by R. क्योंकि voltage V है इसके क्रॉस. Now I keep the values here. I is V by R.
equals to V by R1, this is V by R2, this is V by R3. As I told you, हमने ये वोल्टेज V वही वाला लिया है जो वोल्टेज यहाँ था. So all of V will be cancelled and we get 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So वैसे तो जो डेरिवेशन है उसके लिए मैं बाद में कंक्लूजन्स बताता हूँ, वो कॉम्पिटिशन्स में काम आएंगे. बाकी ये तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए डेरिवेशंस हैं, ठीक है. दे आर द डेरिवेशंस फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. सो अब यहाँ पे व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट्स अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि आप न्यूमेरिकल्स में और लॉजिकल क्वेश्चंस में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आप यूज करेंगे. द वन पॉइंट इज व्हाट potential difference across all the resistances in parallel combination will be same. पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा. दूसरी चीज, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. न्यूमरेटर पार्ट सबका सेम है, V सेम फॉर ऑल, बट रेजिस्टेंस सबका डिफरेंट है. तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके क्रॉस करंट क्या होगी, कम होगी. So that is the important point here कि the important point वो ये हुआ कि current is inversely proportional to the value of the resistance. जो current है वो resistance की value के inversely proportional हो. आप समझ गए इसे. So you note down that point, आप नोटबुक में नोट कर लोगे. So hopefully कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा. Yes. ठीक है, अब आप जाइए. अब इसके बाद आई टेल यू द सिंपल सर्किट. सिंपल सर्किट का मतलब होता है जिसमें मल्टीपल लूप्स ना हो. तो एक सिंपल सर्किट की स्टडीज कैसे होती है, दैट आई टेल यू. वैसे तो किरचॉफ्स लॉ मेक इट ऑल सिंपल, बट अगर आपको कभी बिना किरचॉफ्स लॉ के सिंपल सर्किट के थ्रू कोई चीज सॉल्व हो सकती है, सो यू शुड प्रेफर दैट. सिंपल सर्किट, एज आई टोल्ड यू, इज दैट इन विच यू डोंट हैव द मल्टीपल लूप्स. उसमें क्या है, एक सिंगल लूप है. तो दैट मीन्स व्हाट, जैसे मान ली मैंने यहां पे लिया जीरो सेल है, दिस इज ऑफ 10 वोल्ट्स. जीरो सेल है, इसके साथ ऑपोजिट पोलैरिटी में है, दिस इज से दिस ऑफ 2 वोल्ट्स. इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, मे बी यू डू नॉट नो व्हाट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज. सेल के अंदर एक केमिकल होता है और इलेक्ट्रोड्स होते हैं, है ना. एक केमिकल होता है और इलेक्ट्रोड्स होते हैं. तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो केमिकल है वो एक और तो आयंस के मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है. जो केमिकल है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसी वजह से तो आयन एक इलेक्ट्रोड से अंदर दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाते हैं. बट साथ में क्या होता है कि यू नो इन द केमिस्ट्री दैट कोई भी केमिकल 100% आयनाइज्ड नहीं हो सकता है. 100% आयनाइजेशन के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन की जरूरत होगी, और बैटरी के अंदर जो केमिकल है इट इज नॉट इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड, है ना. सो होगा क्या कि जब वो आयन मूव करेगा एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर अंदर, तो बार बार उसका अनआयनाइज्ड एटम से कोलिजन भी होगा. जब अनआयनाइज्ड एटम से कोलिजन होगा तो उस कोलिजन से जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है अंदर, वी कॉल दैट इंटरनल रेजिस्टेंस. और इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से नेगेटिव टर्मिनल के बाहर यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं. होता ही इसके अंदर है, दोनों टर्मिनल्स के बीच में होता है, बट रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि हम इसे बाहर इस तरीके से रिप्रेजेंट. तो सेल में बड़ा वाला जो है वो पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, और इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ में यहाँ पे होता है. इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसके साथ में यहाँ पे नेगेटिव के साथ में यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है ना. और क्यों होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, यू कुड अंडरस्टैंड. इंटरनल रेजिस्टेंस में जो आयंस दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में मूव करते हैं, दे कोलाइड विद द अनआयनाइज्ड एटम्स व्हिच हिंडर द मूवमेंट ऑफ द आयंस, एंड दैट हिंड्रेंस का जो ओवरऑल इंपैक्ट है दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना. अब यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड यू सी हियर मैंने एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरे बैटरी के पॉजिटिव से फेस कराया है ना. और यहाँ बाहर जो अब मैं इसकी पैरामीटर 10 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, इसका 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, काफी छोटा होता है. इसका भी 0.5 ओम,
ठीक है ना। और ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, दिस रेजिस्टेंस इज, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे इट इज, तो 1 और 8, सो दैट बिकम्स 1 और ये भी 8, सो इसे मैं कर दूँ 6 15.5, दिस व्हाट 15.5, ये 15.5 ओम्स है। अब जब इस टाइप के सिंपल सर्किट में आपको करंट कैलकुलेट करनी होगी तो आप क्या करेंगे, आप इसे इस तरीके से लोगे, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। अब नेट ईएमएफ कैसे निकालोगे, इस तरीके से डिसाइड करोगे, इस लूप में जो सेल क्लॉकवाइज में करंट देना चाहेगा, या हो सकता एक ना हो दो हो, उनके ईएमएफ का सम कितना है, उनके ईएमएफ का सम कितना। अच्छा, मैंने अभी तक मैं बात कर रहा था सेल का वोल्टेज, और अभी मैंने वर्ड क्या यूज किया, ईएमएफ। मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं, इसके सॉल्व करने से ही निकलेगा कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर सेल का वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स, वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स। ब्रीजी चुप रहो। ब्रीजी ब्रीजी एक ब्रीजी बेबी बेबी चुप, चलो ठीक है, नाउ से सो अब आप देखोगे कि ईएमएफ एंड वोल्टेज क्रॉस द टर्मिनल्स, इसमें क्या डिफरेंस है, I'll tell you just now, मैं बताऊंगा क्या है, आप ठीक से देखो। मतलब नेट ईएमएफ क्या है, एक सेल की करंट की टेंडेंसी जो होती है, उसकी अपनी टेंडेंसी किस ओर दे रहा है उससे मतलब नहीं, देने की टेंडेंसी किस ओर होती है, इट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। याला सेल पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर देना चाहेगा सेल सर्किट के बाहर, तो इसका करंट देने की टेंडेंसी कैसी हुई, क्लॉकवाइज। ये पॉजिटिव से नेगेटिव देना चाहेगा तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे नेट क्लॉकवाइज का कितना हुआ, 10 वोल्ट, और एंटी क्लॉकवाइज वाला कितना हुआ, 2 वोल्ट, सो इट बिकम्स 10 - 2 इज द नेट वोल्टेज। अगर क्लॉकवाइज वाले कुछ और भी सेल्स होते जो अपनी करंट क्लॉकवाइज देना चाहते हैं, आप उन सब का सम करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जो देना चाहते हैं उन सब का सम करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, दैट इज द नेट ईएमएफ। जो बड़े होंगे उनमें से छोटा सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। अब नेट रेजिस्टेंस, यहाँ सब कुछ सीरीज में, देखो ना कि आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, जैसे बीच में बैटरी आ गई, तो अब वो बीच में बैटरी है, मतलब आप इसके पहले जो कॉन्सेप्ट बना वो ये बना कि ये सीरीज है, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, नो दैट इज नॉट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज नॉट ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, ब्रांच है और ब्रांच में कुछ भी कनेक्टेड है, बैटरी, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, इंडक्टर डिवाइस अभी आप बाद में करोगे, कुछ भी कनेक्टेड है ब्रांच में तो ये फिर सीरीज में नहीं, बीच में ब्रांच नहीं है, और बीच में कुछ भी कनेक्टेड है, कैपेसिटर कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, इंडक्टर कनेक्टेड है, ब्रांच नहीं है सीधे उसमें, तो दे आर ऑल इन व्हाट, सीरीज, सब कुछ सीरीज में। द सेम थिंग इज ट्रू फॉर द कनेक्शन ऑफ द कैपेसिटर्स आल्सो, कैपेसिटर्स के बीच में देयर इज नो ब्रांचिंग, डायरेक्टली कनेक्शन है, देयर इज नो ब्रांचिंग, सो बीच में चाहे यहाँ बैटरी होती, यहाँ रेजिस्टेंस होता, यहाँ पे इंडक्टर होता, कुछ भी बीच में होता, ब्रांचिंग नहीं होती, सो दे वुड हैव बीन इन द सीरीज। तो यहाँ पे सीरीज में तो 15.5, और अच्छे से हम कर लेते हैं 0.25, आई वांटेड टू मेक ये 16 आ रहा है, इसे कर लो 0.25, इसे भी कर लो 0.25, दिस आल्सो व्हाट 0.25, दिस आल्सो 0.25, so this becomes 0.25 plus 0.25, 0.5, 15.5 plus 5 becomes what, 16, so this is what, 16, so current I becomes 8 upon 16,
that becomes 0.5 amperes. This becomes what? 0.5 amperes becomes a current, है ना? 0.5 एम्पियर क्या हो गया? This becomes a current. अब आप ये देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा बड़े सेल के अकॉर्डिंग. बड़ा वाला सेल कैसे देना चाह रहा है? क्लॉकवाइज. तो करंट क्या होगा? क्लॉकवाइज. मतलब जिस डायरेक्शन का नेट ईएमएफ ज्यादा होगा क्लॉकवाइज का, तो करंट क्लॉकवाइज होगी. और अगर एंटी क्लॉकवाइज वाला नेट ईएमएफ ज्यादा होता तो करंट क्या होती? इट वुड हैव बीन एंटी क्लॉकवाइज. सो करंट अभी क्या होगा? इट विल बी क्लॉकवाइज विल बी द करंट. आप समझ गए इसे? अब आप एक चीज देखोगे कि जो ये वाला सेल है, हम इस सेल को बोलते हैं दिस सेल इज गेटिंग डिस्चार्ज. ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है. जो सेल अपनी नेचुरल डायरेक्शन में करंट दे पा रहा है, नेचुरल डायरेक्शन मींस व्हाट? सेल के बाहर करंट पॉजिटिव से उसके नेगेटिव में पहुंच रहा है. सो वी विल से ये सेल का करंट का फ्लो नेचुरल डायरेक्शन में है. ठीक है ना? ये जो करंट का फ्लो है, दिस फ्लो इज इन द नेचुरल डायरेक्शन. तो जो करंट का फ्लो नेचुरल डायरेक्शन में है, हम बोलेंगे ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है और इसके टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V होगा E minus IR. So V becomes EMF was 10 volts, I is 0.5 and R is 0.25. तो सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस जो डिस्चार्ज हो रहा है, जस्ट नहीं ठीक है सर. सो यू सी कि E minus IR, so E is 10 volts, I 0.5, resistance R is what? 0.25. So this is the potential difference across the terminals. इसके टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके ईएमएफ से कम होता है. ईएमएफ क्या है? जैसे आप मार्केट में जाते हो, आप बोलते हैं कि यू वांट ए पेंसिल सेल. पेंसिल सेल में देखना है उसके क्रॉस वोल्टेज लिखा होगा 1.5 वोल्ट्स. उसके क्रॉस लिखा क्या होगा? 1.5 वोल्ट्स. तो जो 1.5 वोल्ट्स होता है वो इसका ईएमएफ होगा. When you are not drawing any current from the cell, जब आपने सेल को सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है, तो उसकी टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, that potential difference is called its EMF. वो इसका EMF हुआ. When you draw current from the cell in the natural direction, potential difference becomes less. It becomes E minus IR. इतना हो जाता है. ज्यादा करंट ड्रॉ करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप ज्यादा होगा. दिस इज द ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप ज्यादा होगा और टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? कम हो जाएगा. इन यू सी इस सेल के लिए करंट का डायरेक्शन कैसा है? इस सेल के लिए करंट का डायरेक्शन है ऑपोजिट टू इट्स नेचुरल. इसकी नेचुरल टेंडेंसी होती, इट वुड हैव ट्राई टू मेक द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स इट्स नेगेटिव. इसका अगर इसकी अपनी बात चलती तो पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में करंट देता, बट ये दे नहीं पा रहा है. रादर व्हाट? नेट करंट इसके अंदर जा रही है. यानी कि सर्किट के बाहर अगर मैं इस सेल की बात करूं तो करंट का फ्लो किस ओर है? इस सेल के लिए नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट का फ्लो. जबकि जो नेचुरल फ्लो होता है सेल में, अगर कोई सेल अपने नेचुरल टेंडेंसी में करंट का फ्लो कराता है तो सर्किट के बाहर करंट का फ्लो इज व्हाट? फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव. फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स व्हाट? नेगेटिव. पॉजिटिव से नेगेटिव होता है. लेकिन व्हाट इज हैपनिंग हियर? इसके लिए करंट का फ्लो अननेचुरल है. करंट सर्किट के बाहर इसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है, जिसके लिए फ्लो अननेचुरल होगा. हम बोलते हैं दैट सेल इज गेटिंग चार्ज्ड. वो सेल क्या हो रहा है? वो सेल चार्ज्ड हो रहा है. और वो सेल चार्ज्ड हो रहा है, दिस सेल इज गेटिंग चार्ज्ड, इज गेटिंग चार्ज्ड. जो सेल चार्ज्ड होगा उसके टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी मोर देन इट्स ईएमएफ E plus IR. E is 2 volts, I is what? 0.5, R is what? 0.25. तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसके ईएमएफ से भी ज्यादा होगा. वो क्या होगा? उसके ईएमएफ से भी ज्यादा होगा. आप समझ गए मेरी बात? दिस इज क्लियर. ये जो होगा इसके ईएमएफ से भी क्या होगा? ज्यादा होगा. इसमें कोई डाउट तो नहीं? क्यों हेमंत? आ गया सर. आ गया आ ना? गया सर समझ में. बाकी किसी बच्चे जी की सर. तो आवाज ही नहीं आ रही. कोई
कोई भी बच्चा आ रैंडमली गया सर, आ गया सर। अच्छा अच्छा, कोई और देख भी रहे हो ना बच्चों, कुछ लोग? देख रहे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सो नाउ सी, ये क्या होगा, तो जो सेल जो सेल चार्ज होगा उसके क्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसके ईएमएफ से क्या होगा, ज्यादा। आप समझिए। नाउ सी वन मोर थिंग, ये जो मैंने सर्किट बनाया ये एक सेल की चार्जिंग के लिए आइडियल सर्किट है। आइडियल सर्किट, जब आप एक छोटे सेल की चार्जिंग करते हो तो छोटे सेल का पॉजिटिव इसे बैटरी बोलेंगे, ये बैटरी है, और ये सेल। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस काफी बड़ा होता है, तो जिस सेल की चार्जिंग करनी है उसका पॉजिटिव एक बड़ी बैटरी है। जैसे आप अपनी कार की बैटरी चार्ज कराने के लिए जाते हो, तो कार की बैटरी जब वो चार्ज करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक और बड़ी बैटरी से कनेक्ट करते हैं। यू नो कि कार की बैटरी की चार्जिंग में वो लोग बोलते हैं 5 घंटे 6 घंटे लगेंगे, ओवरनाइट लगेगा। वो आपकी बैटरी रखा लेते हैं, कई बार बोलते हैं कि कल अगले दिन ले जाना है ना, और या फिर बोलते हैं कि आपको 2 घंटे के बाद आना, 3 घंटे बाद, या फिर आपको वेट करना पड़ता है उस तरीके से। सो वाई उसमें टाइम लगता है। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया, और ये रेजिस्टेंस लगाना एक्स्ट्रा बिल्कुल जरूरी है। इसके बिना क्या होगा, अगर आप ये वाला रेजिस्टेंस नहीं लगाओगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता, 0.25 प्लस 0.25 दैट इज व्हाट 0.5, और सर्किट में करंट कितना आता, 8/0.5 दैट इज व्हाट 16 एम्पियर करंट आता। 16 एम्पियर करंट बहुत बड़ा करंट है। जैसे ही सर्किट यहाँ पे कनेक्ट किया जाता, डायरेक्टली सर्किट तुरंत जल जाता। कहीं ना कहीं पे इतनी ज्यादा हीटिंग होती, ये सर्किट तुरंत क्या होता है, जल जाता। और मैंने बोला कि चार्जिंग में इट टेक्स टाइम टाइम लगता, तो सर्किट इतनी देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता। इसलिए क्या करते हैं, एक बड़ा रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं, सो दैट कि करंट कंट्रोल हो जाए। जैसे यहाँ करंट देखो काफी कम थी, 0.5 एम्पियर की करंट थी, तो करंट कंट्रोल हो जाए और सर्किट जलने से बच जाए। सर्किट जल नहीं पाएगा काफी देर तक में, फिर क्या होगा, इसकी चार्जिंग कंप्लीट हो जाए। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। अच्छा, अभी आपके डाउट्स जो है कि रह गए। डाउट्स देखो, मैं ट्राई करूंगा कि अब कुछ लिख करके भेजूं और व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के थ्रू एक्सप्लेन करूं। हाँ, एक दो आर्टिकल्स थे, जैसे मिलीकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, और मिलीकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अलावा था वो जो था ना E/M वाला। चलो मैं आपको वैसे जल्दी से E/M का डिटर्मिनेशन आप कैसे करते हो, बस मैं आपको अभी, इट विल टेक मी हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे एक्सप्लेन। हम लोग करते क्या हैं, ये एक पॉजिटिव प्लेट है, मतलब आपने इसे पॉजिटिव पोलैरिटी दे रखी होगी। ये एक नेगेटिव प्लेट है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट्स अप्लाइड है। V वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये सेपरेशन इसका D है, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है, D है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी, E विल बी व्हाट, V/D हो, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके क्रॉस। एंड यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर डायरेक्टेड, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर डायरेक्टेड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? अब आपने क्या किया कि एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे +Q चार्ज मास m का आपने v वेलोसिटी से बम्बार्ड किया। v वेलोसिटी, चार्ज को आप वेलोसिटी दे कैसे सकते हो, जैसे आपको q चार्ज है, v वेलोसिटी देना, तो जब आप करते हैं q चार्ज को v पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट कराते हैं। एक्सेलरेटर्स होते हैं, उनमें चार्ज को डाला, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू मूव करेगा। तो जब चार्ज q v वोल्ट्स के थ्रू मूव करेगा तो उसे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी qv, दैट इज हाफ mv²। आप इसके थ्रू इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो, जैसे वेलोसिटी v मिल गई। अब देखो यहाँ पे 2D का कॉन्सेप्ट आया, x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, +Q चार्ज है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कितना, यहाँ पे आप ग्रेविटी नहीं ले रहे हो, मतलब ये जो आपको ऐसे मैंने फिगर दिखाया है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मतलब, या फिर आप मानो यहाँ पे ग्रेविटी इज नॉट प्रेजेंट, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E नीचे की ओर है, तो फोर्स नीचे की ओर क्या लगेगा चार्ज के ऊपर, Q × E। तो y डायरेक्शन में देयर इज अ फोर्स Q × E, x डायरेक्शन में देयर इज नो फोर्स। तो अब जब फोर्स लगेगा तो इसका मोशन क्या आएगा, एक और एक्सेलरेशन, एक और कोई एक्सेलरेशन नहीं, 2D में ही होता था। तो मोशन कैसा होता था, कर्व पाथ, जैसे कर्व पाथ में यहाँ पहुंचा, बिल्कुल एंड ऑफ द प्लेट पे कर्व पाथ में यहाँ पहुंचा, है ना, क्योंकि फोर्स नीचे की ओर लगा, इस ओर की वेलोसिटी भी क्या होगी, x की कांस्टेंट, x में कोई फोर्स नहीं। जब x में कोई फोर्स नहीं है
तो x की वेलोसिटी कांस्टेंट, तो इसे क्रॉस करने में टाइम t1 कितना लगेगा, l अपॉन v। v वेलोसिटी से बम्बार्ड किया था और x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां तक l, इस ओर का डिस्प्लेसमेंट कितना l, सो टाइम कितना लगा l ओवर v, देयर इज अ टाइम t। इज दैट क्लियर? अब x डायरेक्शन में जो y डायरेक्शन में जो फोर्स लगा दैट वाज qe, तो y में जो एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी qe अपॉन m, दिस विल बी द एक्सेलरेशन। तो y में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ, जरूरी कि प्लेट के बिल्कुल एंड तक पहुंचेगा, मतलब ये नहीं कि इसने d/2 डिस्टेंस ही ट्रेवल, वो एंड तक पहुंचा, हो उसका एंड पे पहुंचा हो या उससे थोड़ी देर पहले पहुंचा हो, और ये जो है कि y1 होगा इसका, y1 आ जाएगा आपका ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर द y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, y में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं, ut 0 हाफ a इज फोर्स अपॉन मास m इंटू t1 स्क्वायर, t1 टाइम तक ऐसा हो, और इस डायरेक्शन में y में जो वेलोसिटी से मिल गई vy, दैट विल बी व्हाट, u प्लस at। y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, सो at a इज व्हाट qe बाई m अपॉन व्हाट, टाइम t1, इतनी वेलोसिटी। फिर जब ये प्लेट्स के एंड पे पहुंचा तो इसके पास एक कंपोनेंट वेलोसिटी का x का है, वो वही है जो पहले से था v, उसमें कोई चेंज नहीं, और y वाला वेलोसिटी इतनी, तो इसके बाद कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा। और स्ट्रेट लाइन में मान लो यहाँ पे एक स्क्रीन है, यहाँ पे एक स्क्रीन है, और इस स्क्रीन पे जाकर के स्ट्राइक करेगा। जब इस स्क्रीन पे जाकर स्ट्राइक करेगा तो यहां तक पहुंचने का फर्दर टाइम, ये मान लो कि स्क्रीन और जहां से प्लेट्स खत्म होती है इसके बीच का डिस्टेंस जो है, याना डिस्टेंस b है, दिस डिस्टेंस इज व्हाट b। तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट फर्दर कवर करने में से जो टाइम लगेगा t2, दैट t2 विल बी इक्वल टू व्हाट, b अपॉन v। y x डायरेक्शन का, आपको अलग डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लगा, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना b, और x की वेलोसिटी कितनी, यही वाली v, इतना टाइम t2 और लगा। अब उससे y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट y2 जो और होगा y2, अब तो y की भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, y की वेलोसिटी क्या होगी, q अपॉन m इंटू t1, तो y में जो डिस्प्लेसमेंट y2 आएगा दैट विल बी इक्वल टू, y2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी वेलोसिटी v इंटू t, सो दैट इज v इज q अपॉन m इंटू t1, t1 की वैल्यू मैं डाल देता हूं l अपॉन v, ये तो क्या आ गया इसका vy इंटू व्हाट, t2, और t2 की वैल्यू क्या है, b ओवर v। आप समझ गए ना मेरी बात, y वाली वेलोसिटी जो इसने गेन की है इंटू व्हाट, y वाला जो टाइम लगा फर्दर पहुंचने का उतने टाइम में, सो ये आपका y कोऑर्डिनेट आ गया है ना। y कोऑर्डिनेट मतलब अगर मैं मानूं कि ये y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 था तो y1 प्लस y2 करके आ गया, y1 ऑलरेडी मैंने निकाला था, यहाँ पे कहीं पे खो गया, हाफ 3/m इंटू t1 स्क्वायर है ना, t1 और t1 की वैल्यू ऑलरेडी निकाली थी l/v, वो भी डाल सकते हो यहाँ पे। सो अब अगर y कोऑर्डिनेट आएगा, y कोऑर्डिनेट, अब मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट जो आया y1 प्लस y, अब y1 प्लस y2 एक्सप्रेशन देखना, उसमें q/m का टर्म आ रहा हो, और वो y कोऑर्डिनेट q/m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट मीन्स कि जिस पार्टिकल का q/m बड़ा होगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, बड़ा होगा। साथ में पॉजिटिव है पार्टिकल तो ये नीचे की ओर डिफ्लेक्शन आया, अगर पार्टिकल नेगेटिव होता तो डिफ्लेक्शन क्या होता, ऊपर की ओर आता। सो इस तरीके से आप फंडामेंटल पार्टिकल्स का q/m क्या है, वो स्पेसिफिक चार्ज वी कॉल इट, वी कैन डिटरमाइन द स्पेसिफिक चार्ज एज वेल एज हम निकाल सकते हैं कि कौन सा चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और कौन सा चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है। सो बच्चों आज की क्लास फिर ओवर करूं, और डाउट्स के लिए मैं ये देखूंगा कि डाउट्स में एक बस केवल मिलीकॉन एक्सपेरिमेंट और था जिसमें कि मुझे थोड़ा सा वैसा डिस्कशन था, एल्स वो मैं आपको रिटन सॉल्यूशन भी भेजूंगा और साथ में वॉइस मैसेज में एक्सप्लेन करूंगा, और अगर लगा कि कोई चीज़ नहीं एक्सप्लेन हो सकती तो मैं अगली लाइव क्लास में फिर आपको वो समझा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आई थिंक टाइम ओवर हो गया है, इसलिए मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। सो बच्चों, आर यू Okay, sir. देयर? तुम अकेले बच्चे हो और भी बच्चे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा ठीक है, तो और अभी जैसे ही ये क्लास ओवर हो विद इन 2 और 3 मिनट्स व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना थम्स अप, ठीक है, सो दैट कि कोई ठीक बच्चा है, sir. चीटिंग से ना आ। सो ओके, वी एंड दिस सेशन।